हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर, तो वहाँ सेल कितनी पावर सर्किट को प्रोवाइड करती है और कितनी पावर रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस कंज्यूम होती है, इस बारे में स्टडी किया। और आज हम स्टडी करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टडी करने के लिए मैं उसी तरह से एक सर्किट शो करता हूँ जिसमें हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R वो शो किया है, सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो ये सर्किट मैंने कंसिडर किया। सेल की ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई से। ये सेल की ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और ये की। ठीक है, की को आपने पुट किया और की को पुट करने के बाद से सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ आप एक बात देखिए कि डिस्कशन किया था हमने लास्ट लेक्चर में, यहाँ आई करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में अगर मैं आपको ये कहूँ, सबसे पहले हम जो सर्किट है उसकी इफ़िशियंसी फाइंड करते हैं। आगे भी आपके पास में इस तरह से कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या सर्किट आएगा, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ सर्किट की, जो सामने सर्किट बना हुआ है ये कितना इफ़िशियंट है। ठीक है, इफ़िशियंसी को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, बेसिकली इफ़िशियंसी को डिफ़ाइन किया जाता है, पहले तो इसमें सिंबल जो यूज़ किया जाता है ग्रीक लेटर ईटा का यूज़ किया जाता है, और विच इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। तो इन दोनों का रेशो है, सर्किट की आउटपुट पावर कितनी है, इनपुट पावर कितनी है, इन दोनों का जो रेशो होगा वो इफ़िशियंसी है सर्किट की। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इफ़िशियंसी फाइंड करने पाएंगे। सो आउटपुट पावर की बात करें तो इस सर्किट में सबसे पहले इनपुट पावर की बात करते हैं, तो इनपुट पावर इस सर्किट में कितनी होगी, तो ये हमें पता है। देखिए, सर्किट में आई करंट अगर फ्लो करता है तो इनपुट पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल। अगर आपने पीछे जो लेक्चर था वो अच्छे से समझ लिया है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सेल की ईएमएफ है ई और आई करंट फ्लो करता है, तो यहाँ से इनपुट पावर जो होगी सर्किट के लिए, सो इनपुट पावर इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई आई। इनपुट पावर इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई आई। वहीं पर अगर हम बात करें इस सर्किट के लिए आउटपुट पावर क्या होगी, सो आउटपुट पावर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है ना, तो सेल की जब डिस्चार्जिंग होगी तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी है, V। ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो एक्चुअल में जो आउटपुट पावर मिली हमें वो किसके इक्वल होगी, V मल्टीप्लाइड बाई I। V मल्टीप्लाइड बाई I। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको ये और क्लियर कर दूं, अगर आप कंटिन्यूसली ये लेक्चर्स की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ पॉइंट C एंड दिस इज़ पॉइंट D। ओके, और यहाँ मैंने दो पॉइंट्स जो शो किए हैं, दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B। ये पॉइंट है B। ठीक है, तो अब काफ़ी बच्चों के माइंड में आएगा कि आउटपुट पावर जैसे इस सेल के अक्रॉस में शो करूं अगर, तो यहाँ V, क्योंकि इसकी टर्मिनल वोल्टेज V होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे I से तो वो उसकी आउटपुट पावर होगी। बट सेम यही पोटेंशियल डिफरेंस, सेम V जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वही पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, यानी कि ए बी पॉइंट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वी रहेगा। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो आउटपुट पावर आप यहाँ पर भी अगर शो करेंगे दैट विल बी वी मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पर, और वो आप इस तरह से सेल के अक्रॉस भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज है वो V है, करंट I फ्लो करेगा, सो आउटपुट पावर यहाँ होगी V मल्टीप्लाइड बाई I। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड इफ़िशियंसी ऑफ द सर्किट, हाउ इफ़िशियंट सर्किट इज़। सो इफ़िशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर को VI से डिवाइड, VI आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई E मल्टीप्लाइड बाई I। सो इफ़िशियंसी यहाँ से V बाई E टर्मिनल वोल्टेज और EMF का रेशो हुआ। अभी मैं इसको रेजिस्टेंस की टर्म में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा आप कि रेजिस्टेंस की टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले तो आप मुझे बताइए, सर्किट में अगर मुझे I फाइंड करना है करंट, तो करंट किसके इक्वल होगा, नेट EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF एक ही सेल है E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R। सो यहाँ पर देखिए I इक्वल्स टू करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो ये करंट होगा सर्किट के अंदर। ठीक है, ये तो करंट हुआ। अब यहाँ से आप ये देखिए कि क्योंकि मुझे V और E का रेशो फाइंड करना है, तो E तो हमने इन्वोल्व कर लिया है यहाँ, अब मुझे V और इन्वोल्व करना है। तो V किस तरह से इन्वोल्व किया जा सकता है, E की वैल्यू जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे, सो E इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ आप देखिए I मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये करंट कितना फ्लो करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, I रेजिस्टेंस कितना है R, तो ये इसके अक्रॉस की टर्मिनल वोल्टेज होगी, या फिर यहाँ भी शो की जा सकती है टर्मिनल वोल्टेज ये C और D पॉइंट्स के अक्रॉस और A और B पॉइंट्स के अक्रॉस सेम होगी। तो अगर करंट आई गया तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज को V इक्वल्स टू IR से शो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, क्योंकि V और E में रिलेशन चाहिए मुझे, तो मैं करंट को एलिमिनेट करूँगा। तो करंट को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करिए, यहाँ से E इक्वल्स टू IR प्लस I मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R है यहाँ, I मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R प्लस IR। अब यहाँ से आप E इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R, इसकी जगह पर आप सिंबल यूज़ करेंगे V प्लस I की जगह दोबारा से आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे E बाई R प्लस R। ठीक है, इनटू स्मॉल r। ठीक हुआ। अब यहाँ से V बाई I चाहिए था मुझे, तो यहाँ से V बाई E की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे कर लेंगे, आप E की टर्म को एक साइड में रख लेंगे। तो ये E की टर्म है तो उसको एक साइड में रखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है, E कॉमन निकाल लिया मैंने, इसको इधर रखेंगे तो 1 माइनस स्मॉल r बाई R प्लस R इक्वल्स टू V। सो यहाँ से E को डिनोमिनेटर में और अंदर एलसीएम रख लेते हैं। सो R प्लस R, R प्लस R, तो R प्लस R ये माइनस R इक्वल्स टू, इस E को डिनोमिनेटर में ले आइए। सो डिनोमिनेटर में जब इसको आप लेकर आएंगे तो ये कितना होगा, V बाई E। सो V बाई E का रेशो स्मॉल r कैंसिल हो चुका है, सो V बाई E को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ R बाई R प्लस R। तो यहाँ आप V बाई E को रिप्लेस करेंगे R बाई R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इफिशियंसी इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। सो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस की टर्म में स्टडी किया। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम समझनी है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का मीनिंग क्या होगा उसको क्लियर करें। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, इफ़िशियंस सर्किट का ज़्यादा इफ़िशियंट होने का मतलब क्या है। इसका मीनिंग ये होगा कि सर्किट के अंदर एनर्जी का लॉस जो हुआ वो कम हुआ, और आपकी एनर्जी है
वो ज़्यादा यूटिलाइज होने पाई है, यानी लॉस कम हुआ अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो। इनफैक्ट यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जो जिस टर्म में आपको मतलब आउटपुट जो पावर चाहिए थी, है ना, आउटपुट बाई इनपुट का रेशो एफिशिएंसी, सो फॉर श्योर आउटपुट पावर अगर इनपुट पावर से ज़्यादा होगी तो सर्किट ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपको आउटपुट पावर किस फॉर्म में चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो क्लियर ये करते हैं इफ़िशियंसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सोचिए अगर आप, एक तो ये सेल अगर आइडियल होती, ठीक है, अगर ये सेल आइडियल होती, इफ सेल इज आइडियल, अगर सेल आइडियल है तो उस केस में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जब यहाँ 0 रखेंगे तो इफ़िशियंसी की वैल्यू कितनी होगी, 1, विच इज़ 100%। तो इस केस में जो सर्किट है वो 100% इफ़िशियंट होगा। ठीक है, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं सेल का, ठीक है, तो जितनी भी पावर इनपुट पावर होगी, मतलब सेल जो एनर्जी पर यूनिट टाइम प्रोवाइड करेगी वो सारी की सारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम होगी। यहाँ एनर्जी का, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो उस केस में जो सर्किट है वो 100% इफ़िशियंट होगा। ठीक है, और यहाँ से एक बात और समझिए आप, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, इन एनी केस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है तो उस केस में यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आप इक्वल रखेंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर या कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर यूज़ किया जा सकता है। तो अगर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा आपने तो r/2r विच इज़ हाफ एंड विच इज़ 50%, तो उस केस में इफ़िशियंसी 50% होगी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो उस केस में सर्किट 50% इफ़िशियंट होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का मीनिंग क्या है? अभी के लिए, अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितनी पावर कंज्यूम हुई है, पहले ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पावर कंज्यूम्ड बाई एक्सटर्नल रजिस्टर, पावर कंज्यूम्ड बाई एक्सटर्नल रजिस्टर, सो पावर कंज्यूम्ड बाई एक्सटर्नल रजिस्टर, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी एक्सटर्नल रजिस्टर की, देखिए, इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता है और रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो आप पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो I² मल्टीप्लाइड बाई आर, इतनी पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंज्यूम करता है। ये पावर किसने प्रोवाइड की है, फॉर श्योर ये पावर किसने प्रोवाइड करी है, सेल ने प्रोवाइड की है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए I की वैल्यू आपको पता है सर्किट के अंदर, I की वैल्यू सर्किट के अंदर मैंने यहाँ शो की थी, I = E/R+R, इतना करंट सर्किट में फ्लो करता है। तो आप यहाँ I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, E/R+R स्क्वायर किया आपने मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू कितनी हुई, E² इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई R+R होल स्क्वायर, दिस विल बी पावर कंज्यूम्ड बाई एक्सटर्नल रजिस्टर। अब यहाँ एक बात समझिए आप, इतनी जो पावर है जो अभी मैंने फाइंड करी वो एक्सटर्नल रजिस्टर को प्रोवाइड करी या ट्रांसफ़र करी सेल ने। ठीक है, और वो जो पावर एक्सटर्नल रजिस्टर को प्रोवाइड की गई है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो फॉर श्योर डिपेंड करती है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर ये पावर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर लेट ऐसे समझिए, आपने मान लो कोई सेल ली तो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स हो चुका, ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल है उसका फिक्स है।
अब अगर मैं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको वेरिएबल बनाऊं, उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, ऐसे समझिए आप। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना अलाउड है। आप कोई भी वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रख सकते हैं, वेरी करा सकते हैं उसको। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस केस में वेरिएबल है तो देखिए आप इसको कैलकुलेशन को इस तरह से समझिए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, ई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर था आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वेयर। सो मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ, आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वेयर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। आप इसको ओपन करेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर, यहाँ पर मैं आपको करके सोल्व करके थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, सो आर माइनस आर होल स्क्वेयर करेंगे, सो आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और साथ में प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर और ये होगा प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये मेरे पास आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर हुआ। अब मुझे क्या चाहिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। सो फॉर मैक्सिमम पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होना चाहिए? पी की वैल्यू मैक्सिमम आने के लिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? देखिए आप, अगर ये टर्म यहाँ फिनिश हो, ये टर्म अगर ज़ीरो होगी, ये टर्म है ना, तो आपने डिनोमिनेटर को मिनिमम बना लिया, और डिनोमिनेटर को मिनिमम बना लिया तो फॉर श्योर यहाँ से न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? पावर मैक्सिमम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम के लिए आप इस टर्म को ज़ीरो बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो सॉरी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव ही रहेगी। सो आर माइनस स्मॉल आर उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दोनों तरफ आप रूट लेंगे, सो आर माइनस आर इक्वल्स टू ज़ीरो, आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तब ये टर्म ज़ीरो होगी, और तब डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होगा और पावर ट्रांसफर्ड मैक्सिमम होगी। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। यानी कि आप इसको यहाँ से समझिए, अगर आप किसी सेल से किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस केस में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, तभी सेल से आप यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने पाएंगे। वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होगी कितनी? तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? करंट सर्किट में उस केस में कितना होगा? तो देखिए यहाँ करंट उस केस में सर्किट में कितना होगा? वैसे जनरल फॉर्मूला क्या था यहाँ? ई बाई आर प्लस आर, बट क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी। सो आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 2R। इतना करंट सर्किट में फ़्लो करेगा ई बाई 2R, और इतना करंट अगर सर्किट में फ़्लो करेगा तो पावर जो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम होगी दैट विल बी आई स्क्वेयर स्मॉल आर। स्मॉल आर यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ से पी मैक्सिमम की वैल्यू आई का स्क्वायर करेंगे इस टर्म का, सो ई स्क्वेयर बाई 4R स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर, दिस इज़ ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4R। दिस विल बी मैक्सिमम पावर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम होगी, जो सेल ने ट्रांसफ़र की है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। एक बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ अगर आप देखें
जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल थे तो उस टाइम पर सर्किट की इफिशियंसी 50% थी, लेकिन पावर ट्रांसफर्ड मैक्सिमम है। ओके।